पादप में जनन के बारे में देखते हैं कि पेड़ पौधा में कैसे जन्म लेता है। एनसीईआरटी 7वां क्लास के 8वां चैप्टर है पादप में जनन। एनसीईआरटी 7वां क्लास का साइंस है। कह रहा है कि सभी जीव अपने समान जीवों का जन्म करता है। जितना भी जीव है ना, अपने ही के समान जीव का जन्म करते हैं। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का जन्म देगा, गुलाब तो गुलाब का जन्म देगा, अपने ही समान के बच्चा को जन्म लेता है। माता पिता से संतति का जन्म लेना जनन कहलाता है। और माता पिता से जो जन्म लेता है, संतान जो जन्म लेता है, उस संतान को जन्म कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि पादप में पेड़ पौधा में कैसे जनन होता है, उसके बारे में देखते हैं। जनन की विधि, पेड़ पौधा में जनन कैसे होता है, उसमें जनन की विधि के बारे में देखते हैं। कह रहा है ना, अधिकांश पादप में देखिएगा, अधिकांश पेड़ पौधा में मूल, तना, पत्ती होती है। अधिकांश पेड़ में देखिएगा ना कि मूल भी दिखाई देगा, तना भी, पत्तियां। यही मूल, तना, पत्ती मिलकर बनता है कायिक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक अंग। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद जब पेड़ पौधा वृद्धि होता है तो अधिकांश पेड़ पौधा में पुष्प निकल जाता है। सही बात है। अपने बसंत ऋतु में आम के वृक्ष को पुष्पित होते हुए देखा होगा। यही पुष्प जो है बाद में आम के उन रसीले फलों का निर्माण करते हैं। कह रहा है हम गर्मी के दिन में ऐसा देखते हैं, फलों को खाते हैं और समानतः बीजों को फेंक देते हैं। वही बीज अंकुरित होकर के नया पेड़ पौधा बनाता है। यहां से सवाल देखिए, पुष्प पौधा में जनन का कार्य करते हैं। यही फूल है ना, पुष्प न फूल, कोई पौधा में जनन का कार्य करता है पुष्प। वास्तव में पुष्प जो है पौधे के जनन अंग है। यही फूल जो है पेड़ पौधा में, पादप में जनन का कार्य करता है। जनन माने संतान देता है पुष्प, वही पुष्प संतान देता है। यही पुष्प जो है पौधे का जनन अंग कहलाता है। पूछेगा पौधा का जनन अंग, तो पुष्प है, पुष्प, फूल। किसी पुष्प में केवल नर जननांग होते हैं तो या मादा जननांग हो गया। तो देखिएगा कोई के फूल में केवल नर मिलेगा जननांग, और कोई के फूल में मादा जननांग मिलेगा, और कोई के फूल में दोनों मिलेगा, मादा और नर दोनों जननांग मिलता है। पौधे अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते भाई। पादप है बहुत सारे विधि से अपना संतान पैदा करता है। पौधा जो पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प पादप के जनन अंग है। पादप जो है अनेक विधि द्वारा अपनी संतान पैदा करता है। और जनन पेड़ पौधा में 2 प्रकार के जनन होता है। 2 प्रकार का मतलब कि एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब पुष्प में कौन कौन सा जनन अंग होता है? पुष्प क्या है? पेड़ पौधा का जनन अंग है। यही पुष्प में नर जनन भी हो सकता है केवल, या तो केवल मादा भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। पेड़ पौधा अनेक विधि द्वारा अपना संतान पैदा करता है। और पेड़ पौधा में 2 प्रकार के जनन होता है, एक अलैंगिक, एक लैंगिक। अलैंगिक कहेगा जिसमें बिना बीज के नया पौधा बनता है, माने बीज नहीं रहेगा, नया पौधा बन जाता है। और लैंगिक में बीज से बनता है नया पौधा। हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि। देखिए यहाँ मुंह है, यहीं पर लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि कही है, लाल ग्रंथि यहीं पाया जाता है मुंह में। ये पूरा मुंह है। मुख गुहिका में लाल ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख में कौन सा ग्रंथि? लाल ग्रंथि पाई जाती है। जो लाला रस यानी कि लार स्राव करता है। जहाँ लाला रस लिखल रहेगा ना, लाला रस, वहां समय के लार लिखल है। क्या बता सकते हैं कि लाला रस जो है, लार को कहते हैं लाला रस, ये भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुख में लाल ग्रंथि पाई जाती है और लाला रस को लार कहते हैं। यही
लाल स्त्रावित करता है कौन? लाल ग्रंथि, जो मुख में रहता है। लाल ग्रंथि लाले को निकालता है, लाला मैंने लार को निकालता है। पहला देखते हैं अलैंगिक जनन। इसमें अलैंगिक जन्म में क्या होता ना, अलैंगिक जन्म में इसमें नया पादप जन्म होगा, लेकिन इसमें बीज के द्वारा नहीं होगा। इसमें बीज में यानी कि बीजाणु का प्रयोग, बीजाणु लिखल है, बीज या बीजाणु का प्रयोग नहीं होता, बिना बीज का ही उपयोग होता है और नया पेड़ पौधा जन्म ले लेता है, उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, ये सब एग्जाम्पल याद कर लीजिए। गन्ना आलू देख रहे ना, गन्ना आलू का है, ये सब बीज की जरूरत नहीं होता है, ऐसे हो जाता है। आलू की आंख से अंकुरित होता पादप, आलू की आंख से होता हुआ पादप, इसके वो काट दीजिएगा तो दूसरा में पैदा हो जाएगा, इसको काट के भी रोपा जाता है। तो गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, ये सब क्या है? बिना बीज के होता है। कायिक प्रवर्धन, ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। ये सब क्या है? अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तना, पत्ती को बोलते हैं कली भी, कली या मुकुल, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप जन्म लेता है। कायिक अंग यही है, जड़, तना, पत्ती, कली माने मुकुल, जड़, तना, पत्ती, कली, यही हो गया कायिक भाग यही है। इसी से नया पेड़ पौधा जन्म लेता है। वही कह रहा अलैंगिक जनन, ये सब का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है जिसमें इसमें पादप के मूल से या तना से या पत्ती से या कली से यानी कि मुकुल से, जैसे किसी कायिक भाग, ये कायिक भाग है, चाहे मूल से जन्म लेगा, तना से लेगा, पत्ती से लेगा, कली से, कुछों से कायिक है। ये कायिक भाग, कायिक अंग द्वारा नया पेड़ पौधा प्राप्त होता है। क्योंकि जन्म पादप के कायिक भाग से होता है। जनन जो होता है पेड़ पौधा के कायिक भाग से होता है। जनन किससे होता है? चाहे तना से, पत्ती से, कली से, मुकुल द्वारा, है ना। जनन होता है पेड़ पौधा कायिक भाग से, कायिक अंग से ही नया पेड़ पौधा जन्म लेता है। चाहे तना से लेगा या मूल से भी ले सकता है, जड़ से भी नया पौधा जन्म ले लेगा, तना से भी हो सकता है, पत्ती से होगा, कली मुकुल द्वारा भी होता है। इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब कोई नया पौधा मूल से, तना से, मूल में जड़ से, तना से, पत्ती से, कली मुकुल द्वारा नया पेड़ पौधा जन्म लेता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वही होगी कायिक प्रवर्धन। गुलाब देख लिए हैं, चंपा के पौधा भी देख लीजिए। चंपा का पौधा भी आता है, अलैंगिक जनन में आता है, ठीक ना। और गुलाब देख लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल बता यहाँ पर, गुलाब या चंपा के पौधा लीजिए, दोनों अलैंगिक जनन है। ये पौधे की एक शाखा उसके पसार संधि से काटी है, माने जो है गुलाब के तना के कलम से जनन ले रहा है। गुलाब के तना से कलम जनन यहाँ काटिएगा, यही पसार संधि है। ये तना है ना, तना जहाँ मोड़ रहता है ना, जहाँ ज्वाइंट टाइप रहता है, उससे पसार संधि कहते हैं। यही काटना है, काटे का देखिए निकलेगा नया जन्म चीज लेगा, यहाँ पे नया चीज जन्म लेगा। अच्छा से जुड़ी कालिका कह रहा है, गुलाब के या चंपा के पौधा का एक शाखा लो और उसकी पार्श्व संधि से काटना है। पार्श्व संधि है क्या? तो तना कहिए या शाखा कहिए, शाखा का वह भाग होता है। पार्श्व किसका भाग है? तना शाखा का भाग होता है, जहाँ से पत्ती निकलती है। पार्श्व संधि वही होता है जहाँ तना या शाखा का भाग होता है, यहीं से जहाँ से पत्ती निकलता है वही पार्श्व संधि है। पार्श्व संधि जहाँ से पत्ती निकलेगा वही पार्श्व संधि होगा। तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, शाखा के
टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। जो टुकड़ा काट रहे हैं यहाँ से, इसे कर्तन कहिए या कलम कहते हैं। अब कलम कट गया, उसको मिट्टी में दबा दीजिए। कलम प्रतिदिन पानी दीजिए कलम पर। इसी विधि को नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने से और पत्तियों के निकलने में कितना दिन लगता है। मन यहाँ से एगो नया पौधा जन्म ले लगा, बस यही है तो है कलिका या मूल, तना, पत्ती, कली। इसी को कहते बिना बीज के पौधा जन्म ले रहा है। कह रहा है आपने पुष्प कालिकाओं से, पुष्प कालिका माने फूल वाला कालिका से पुष्पों को खिलते देखा होगा। सही में देखे हैं, ये पुष्प कालिका है, इसी से फूल निकलते हुए देखा है। पुष्प कालिका से फूलों को खिलते हुए देखा है, ये पुष्प कालिका हो गया। पुष्प कालिका पूरा हो गया, पूरा पुष्प कालिका हो गया। यही पुष्प कालिका से फूल निकल गया। पुष्प कालिकाओं के अतिरिक्त पत्ती के कक्ष, किसका, पत्ती के जो कक्ष है, कक्ष पत्ती के पसर और संधि से जुड़ाव का बिंदु है ना। पत्ती से यहाँ पत्ती रहता है, ये दोनों का जुड़ाव बिंदु होता है पसर संधि। पुष्प कालिकाओं के अतिरिक्त, यही पुष्प कालिका के अतिरिक्त पत्ती के कक्ष का मतलब होता है पत्ती के पसर और संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होता है। कलिका माने मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्रहारों माने अंकुर के रूप में विकसित होता है। ये कलिका जो है अंकुर के रूप में विकसित होता है यहाँ पर। और कायिक कलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाता है वो? कायिक कलिका कहलाती है। कली में एक छोटी तना होता है। देख, कायिक कलिका से भी नया पौधा का जन्म होता है। कायिक कलिका से भी नया पौधा जन्म लेता है, ठीक ना। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर आरोपित होता है। ये कली है। चारों ओर तना रहता है, देखिए ये तना है, एक दूसरे को अध्यारोपित रहता है। वही कह रहा है कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर, मैंने कली के चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहता है। कायिक कलिकाएं जो होता है, कायिक कलिकाएं, उससे भी नए पौधे का जन्म होती है। ये जो कायिक कलिका देख रहे हैं, इससे भी नए पौधे का जन्म होती है। क्या क्या देखें, आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते हुए देखा है, देख लिया। पुष्प कलिका है पूरा, इससे फूल निकलते हुए लाल लाल निकलते हुए देख लिया। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पुष्प कलिका है ये पूरा, इसके अतिरिक्त पूरा के अतिरिक्त है पत्ती के कक्ष। पत्ती के कक्ष मतलब होता है पत्ती के पसर संधि जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। अब कलिका है जहाँ संधि है, जोड़ है, यहाँ पर भी कलिका है, तो फिर से यहाँ पर भी नया पौधे का जन्म लेगा। पत्ती के कक्ष, पत्ती के पसर संधि से जुड़ाव का बिंदु भी में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्रहारों अंकुर के रूप में विकसित होता है। यही अंकुर के रूप में प्रहार के रूप में विकसित होगा और तो नए पौधे का जन्म लेगा। और यही इसी कहते हैं कायिक कलिकाएं कहलाती है। ये क्या देखे, कायिक प्रवर्धन हो गया, मूल, तना, पत्ती, कली, मुकुल सबका है कायिक प्रवर्धन। इससे भी जन्म लेता है
मूल, तना, पत्ती, कली, मुकुल से भी नया नया पौधा का जन्म होता है बिना बीज का। कली में एक छोटा तना होता है। कली में क्या होता है? छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होता है। ये कली है। कली के चारों ओर तना होता है, चारों ओर अधरोपित पत्तियां होती है। चारों ओर एक दूसरे के ऊपर अधरोपित पत्तियां होती है। जो काई कलिकाएं हैं, वहां से भी नए पौधा का जन्म होता है। तो अलैंगिक जन्म कौन कौन आ गया? गन्ना, आलू, गुलाब, चंपा, अदरक भी है। अदरक देखिए, अदरक है। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप का अंकुरित हो रहा है, नए पादप निकल रहा है अदरक से। अदरक क्या हो गया? अलैंगिक जनन है। ब्रायोफाइटा है, अच्छा ब्रायोफिल्म है। ब्रायोफिल्म जिसको कहते हैं पत्थर चट्टा। ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा में देखिएगा ना, तो पत्ती किनारे किनारे गर्त होता है, गर्त में कलिकाएं होती है। ये है ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा कहते इसको। पत्थर पे उगता है ब्रायोफिल्म। पत्ती के गर्त में देखिए, यहाँ गर्त है, यहाँ देखिए गर्त है गड्ढा में, पत्ती के गड्ढा में देखिए, यहाँ आया, यहाँ गड्ढा है ना, गड्ढा यहाँ गर्त में, यहाँ पर भी कलिका होती है। और यहाँ कलिका होगा तो नया पादप, नया पेड़ पौधा का जन्म होगा। यहाँ पर नया पादप उग रहा है। ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे कलिकाएं होती है, कलिका यहाँ होता है, तो कलिका होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ नया पौधा उगेगा। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे क्या देखे? गर्त था, यही गर्त में कलिका है, तो नया पौधा उग जा रहा था ब्रायोफिल्म में भी बिना बीज के। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाता है, जहाँ नमी रहता है वहाँ गिरता है पत्ती, तो प्रत्येक कलिकाएं मुकुल का होता है, नए पादप का जन्म दे देता है। ब्रायोफाइटा पत्थर के में कलिका होती है, वो यही पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म नमी वाला स्तर पर गिरेगा तो वही कलिका उग जाता है और नए पौधे का जन्म होता है। तो कायिक से कौन कौन उगने वाला चीज है? कायिक पौधों से उगने वाला चीज कौन कौन देख लिया? गुलाब भी देखे, चंपा भी देखे, चंपा, गुलाब, चंपा, आलू भी है, आलू भी है, और अदरक भी देखे, अदरक भी। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा भी है, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा। कुछ पादप की जड़ में मूल में भी नए पादप को जन्म देता है। जड़ से भी नया नया पादप निकलता है, जैसे शकरकंद और डालिया या डहलिया। शकरकंद, डालिया, ये सब जड़ से भी निकलता है, सब कायिक से अंतर्गत आ रहा है। कैक्टस जो है, कैक्टस के जो पौधा है, पादप के भाग जो मुख्य पादप से अलग माने विलीन हो जाते हैं तो नए पौधे का जन्म देते हैं। और प्रत्येक अलग माने विलीन माने अलग माने विलीन माने अलग भाग नए पौधे के रूप में वृद्धि कर जाता है। कैक्टस का मान ली कैक्टस है, इसको हटा दीजिएगा, तो इससे भी नया पौधा जन्म लेता है ना। कैक्टस मेन पौधा है, कैक्टस है ना। कैक्टस है पूरा बड़का, इसको काट के हटा दीजिएगा, इसको फेंक दीजिएगा काट के, यहाँ से ये हट जाएगा, तो इससे भी नया पौधा जन्म लेता है, वृद्धि कर जाता है कैक्टस से भी। कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ? तो लाभ है। कायिक प्रवर्धन का लाभ क्या है? सुनो, कायिक प्रवर्धन से क्या होता है ना, कि पेड़ पौधा कम समय में उग जाता है, बीज की अपेक्षा कम समय में उगता है कायिक प्रवर्धन से, है ना। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप पेड़ पौधा कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही तैयार होता है। कायिक प्रवर्धन
तालाब यही है कि कम समय उगता है और बीज के अपेक्षा कम समय में बीज के अपेक्षा जल्दी फल और फूल भी देता है। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होता है, यानी कि नया पादप जो जन्म लेगा ना इसमें कायिक पौधन में, तो जनक पादप मैंने जो माता पिता है उसी की तरह दिखाई देगा। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है। इसे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी फायदा है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण पाए जाते हैं। विपरीत लैंगिक जनक होगा ना, विपरीत लैंगिक जनन, तो उस माता पिता के दोनों गुण पाया जाता है। आगे पढ़ना है। लेकिन कायिक पौधन में जो नए पादप जनक पादप की जनक पादप की जैसा नए का जन्म लेगा क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है। आगे पढ़ना है कि विपरीत लैंगिक जनक होगा, माता पिता के जन्म द्वारा होगा उत्पन्न, तो माता पिता का गुण पाया जाता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न होता है। जब लैंगिक होगा तो उसमें पेड़ पौधा में बीज उत्पन्न होगा, इसमें बीज नहीं होगा। कायिक पौधे में बीज नहीं होता है। और लैंगिक जनन में हम लोग कायिक पौधन के बारे में देख लिए। कायिक पौधन में पहला है ये नाम धरते कायिक पौधन, दूसरा पढ़ना है बी पढ़ना है मुकुलन, बिना बीज के ही उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन है। फिर मुकुलन के अलावा फिर तीसरा पढ़ेंगे कि सी में खंडन से, है ना। फिर चौथा पढ़ेंगे डी बीजाणु निर्माण। तो कायिक पौधन में देख लिए, है ना। कायिक पौधन में देख लिए हम लोग गन्ना, आलू, गुलाब, चंपा, आलू भी देखे, अदरक भी देखे, अदरक, ब्रायोफिल्म पत्थरचट्टा देखे, ब्रायोफिल्म पत्थरचट्टा, ये सब मुकुल द्वारा। शकरकंद देखे, डालिया डहलिया देखे, कैक्टस देखे, कैक्टस। कायिक पौधन के लाभ भी देखे। और देख मुकुलन है, मुकुल नहीं मुकुलन। कायिक पौधन में सब आता है। कायिक पौधन में कली मुकुल आता है, पत्ती आता है, तना आता, मूल देखे, सब देख लिए। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लिए। गन्ना, आलू, गुलाब, चंपा, अदरक, गुलाब, ईस्ट, चंपा, ब्रायोफिल्म पत्थरचट्टा, डालिया डहलिया, या शकरकंद, कैक्टस। देखिए ईस्ट में भी मुकुलन होता है। अब मुकुलन रहेगा तो जाहिर सी बात है मुकुल या मुकुलन सभी के है, पीछे पढ़ चुके हैं। ईस्ट जो है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो जाता है, पर्याप्त जितना पोषण भोजन इतना मिलना चाहिए, तो ईस्ट जो है कुछ ही घंटों में वृद्धि करने लगेगा। वृद्धि करके गुणन बने अर्थात जनन करने लगता है। इसको जितना सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, किससे? सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखते हैं। इसको पर्याप्त भोजन मिलेगा तो कुछ ही घंटे में ईस्ट अपना वृद्धि जनन करने लगता है। ईस्ट एकल कोशिका माने एक कोशिका जीव है। ईस्ट कोशिका एकल है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा जनन हो रहा है। ईस्ट में किसके द्वारा? ईस्ट में मुकुलन द्वारा। यहाँ मुकुलन है, देखिए मुकुलन बढ़ने लगा, विकसित होता मुकुल विकसित होने लगा। नवीन मुकुल बन गया। फिर तो और एक में बन सकता है, इससे एक नया मुकुल, इससे नया मुकुल, 1 2 3 4 3 गो मुकुल श्रृंखला बन गया तो 3 गो जीव बन जाएगा। 3 जीव बन गया इसमें। कितना? 3 जीव। इसमें किससे होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। नहीं, सब बिना बीज के हो रहा है, यानी अलैंगिक जनन है। अलैंगिक में भी किसका? तो मुकुलन द्वारा। कह रहा है बेकरी से ईस्ट, केक या केमिस्ट्री
ईस्ट के केमिस्ट्री की दुकान से ईस्ट पाउडर लानो, लान करके चुटकी भर ईस्ट ले लो। ईस्ट लाना तो ईस्ट को चुटकी लेकर के एक पात्र में रख देता है। पात्र में रखिए तो कुछ जल डाल दीजिएगा। एक चम्मच शक्कर भी डाल देना है, चीनी डाल देना। अब किसी कमरे के गर्म भाग में रखना है। आप देखिएगा कि एक घंटा के बाद एक घंटा में द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर डालकर देखिएगा तो सूक्ष्मता से देखिएगा तो नए ईस्ट कोशिका का निर्माण होता है। नया ईस्ट कोशिका का निर्माण होने लगता है। वो भी किसके मुकुलन द्वारा ईस्ट नए कोशिका का निर्माण होता है। मुकुलन द्वारा क्या होता है, ईस्ट नए कोशिका का निर्माण करने लगता है। नए कोशिका बनना शुरू हो गया। अब बनते बनते कई को बन सकता है। वही ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, वो भी अलैंगिक जनन है। ईस्ट एक कोशिका से ईस्ट का है एक कोशिका से ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब है। बल्ब जैसे प्रवर्धन होता है, इसे मुकुल या कली कहते हैं। ईस्ट से देख रहे हैं छोटा छोटा बल्ब की तरह निकल रहा है, इसी को कहते हैं मुकुल या कली कहते हैं। इसलिए ईस्ट में मुकुल द्वारा जनन हो रहा है। ईस्ट में किसका द्वारा, मुकुल द्वारा जनन हो रहा है। उधर का देखे थे कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन हो रहा था या कली द्वारा जनन हो रहा था। क्रमशः वृद्धि करता है। जनक कोशिका से विलग होकर नई कोशिका बनाती है। जनक देखिए, जनक कोशिका से अलग होकर के नई कोशिका बना रहा है। देखिए नई कोशिका बन गया। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाता है। यही फिर अलग परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्व होता है, इसमें से एक और निकल जाता है। यही कह रहा होगा, यही एक और निकल गया तो एक और यही विकसित होगा तो और परिपक्व होगा तो यही बनेगा। फिर बनते बनते बहुत सारा बनेगा। यही और कहा, यह श्रृंखला प्रक्रिया चलते रहता है। बस इतना ही पढ़ना है कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा भी नए चीज का जन्म होता है। आपने तालाब और ठहरे हुए पानी के अन्य जल, ठहरा हुआ पानी या तालाब में देखेगा हरे रंग के अफवाहों के गुच्छ। हरे रंग के क्या देखा जाएगा, अफवाहों के गुच्छ जैसा, जिसको कहते हैं फिसलनुदार तैरते हुए देखे होंगे। यही है, यह शैवाल है जो देखे होंगे फिसलदार जैसा, वो क्या है, शैवाल है। यही शैवाल है। कैसा शैवाल है, तो स्पायरोगायरा एक शैवाल है। इसमें खंडन विधि द्वारा अलग होता है। देखिए खंडन विधि से अलग हो रहा है। शैवाल है जब जल और पोषक तत्व इस शैवाल को, स्पायरोगायरा शैवाल को जल मिलना चाहिए, पोषक तत्व भी मिलेगा, उपलब्ध होता है तो शैवाल वृद्धि करने लगता है। वृद्धि करते करते तेजी से खंडन द्वारा गुणन करने लगता है। फिर वृद्धि करते करते टूट जाता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा में भी टूट सकता है। यह खंड अथवा टुकड़े नए जीव में वृद्धि होता है। यही टुकड़ा होगा या 1 से 2 बन गया तो नया जीव का निर्माण हो जाता है कि नया सवाल, लेकिन नया स्पायरोगायरा सवाल बन जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। टूटता ये विकसित होगा तो ये भी टूटेगा और विकसित होगा और टूटते टूटते बनते रहता है। यानी कि स्पायरोगायरा खंडन विधि द्वारा, स्पायरोगायरा एक सवाल है जो खंडन विधि द्वारा अलग हो रहा है। किस विधि, खंडन विधि द्वारा अलग हो रहा है। अब देखें बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म में देख रहे हैं। बीजाणु निर्माण के द्वारा ही जनन होता है। कैसे, अध्याय 1 में पढ़ा है कि डबल रोटी पीछे पढ़ चुके हैं 1 में कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाता है। डबल रोटी में देखिएगा ना तो हवा में बहुत सारा बीजाणु उग रहा है। अब बीजाणु से कवक उग जाता है डबल रोटी पर। हवा में बहुत सारा बीजाणु उड़ रहा है। अब बीजाणु उड़ रहा है तो डबल रोटी पर जाता है बीजाणु तो कवक बना देता है। क्या, कवक उग जाता है। पीछे पढ़े देखिए ब्रेड पर उगते कवक,
या फंजा डबल रोटी कही है, ब्रेड कही है, ब्रेड या डबल रोटी तो उगती कवक। ये बीजाणु द्वारा हवा में कवक का बीजाणु उड़ रहा है, कवक का बीजाणु उड़ते उड़ते जाया ब्रेड पे गया, वही कवक का बीजाणु ब्रेड पे गया, अब कवक बन गया, बढ़ गया। तो बीजाणु द्वारा उड़ रहा है कवक। तो क्या डबल रोटी में देखिएगा ना तो कवक बढ़ता कैसे, तो यही कवक वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उगता है। हवा में क्या है, बीजाणु है, बीजाणु से कवक उगता है डबल रोटी पर। अध्याय 1 में दिए गए दोहराइए। डबल रोटी पर देखिएगा, डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए, है ना। यही कवक में बीजाणु द्वारा जनन। कवक में किसके द्वारा जनन होता है, बीजाणु के द्वारा जनन होता है। कवक में बीजाणु द्वारा जनन। तो डबल रोटी में क्या होता है कि वायु में उपस्थित रहता बीजाणु, बीजाणु से कवक उग जाता है। हवा में क्या रहता है, बीजाणु हवा में रहता बीजाणु, ये बीजाणु से कवक उगता है डबल रोटी में। डबल रोटी पर रुई के, यही डबल रोटी में कवक उगता है, तो वही डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निवृत्त होता है, बनता है बीजाणु, तो ये वायु में तैरते रहते हैं बीजाणु। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं बीजाणु, इसलिए लंबी दूरी तक जा सकता है। और लंबी दूर तक जा सकता है, और बीजाणु हल्का होता है। बीजाणु का होता है हल्का होता है, तैरते तैरते बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए कवक उग जाता है डबल रोटी पर। कवक जाल, ये कवक जाल देख रहे हैं ना, सवाल है स्पाइरो वगैरह। एक सवाल है, जल और पोषक तत्व तो उपलब्ध होता है तो ये टूट जाता है, टूट करके तेजी से वृद्धि करने लगता है। यहाँ देखिए डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। डबल रोटी है, रुई के जाल में बीजाणु देखिए, ये है बीजाणु धानी, है ना। एक कवक जाल है, कवक जाल है। ये हवा में उड़ते उड़ते जाता है, यही बीजाणु इसमें पड़ता है तो कवक बन जाता है। सब कवक में बीजाणु द्वारा जनन है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, और प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप पर और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है। जैसे बीजाणु जो है अलैंगिक जनन करता है, बिना बीज के करता है। और प्रत्येक बीजाणु जितना है उच्च ताप मिलेगा और निम्न आर्द्रता मिलेगा, तो अनुकूल मिलते ही, जैसे प्रतिकूल स्थिति मिलते ही को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। क्या रहता है, सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ रहता अंदर है। कठोर सुरक्षा जैसे ढकल है बीजाणु, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लंबे समय तक जीवित क्यों रहता है, क्योंकि कठोर सुरक्षा जैसे ढकल है बीजाणु, ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आता है, बीजाणु अंकुरित हो जाता है और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। मॉस को देख लिए, मॉस और फर्न जैसे पादप भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। मॉस या फर्न या कवक में सब किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा ही जनन होते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र ये है, बीजाणु उत्पन्न करता क्षेत्र बीजाणुधानी पुंज है। फर्न में बीजाणु द्वारा जनन, फर्न रहे या मॉस रहे या कवक रहे, बीजाणु द्वारा ही क्या होता है, बीजाणु द्वारा ही जनन हो रहा है। अब देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, पुष्प मतलब फूल जो है पीछे पड़ चुके हैं, पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प का होता है पेड़ पौधा का जनन अंग है।
पुंकेसर नर जननांग होता है, स्त्रीकेसर मादा में जननांग है। जननांग दो प्रकार का होता है, एक होता है पुंकेसर जो नर में होता है, स्त्रीकेसर मादा में होता है। और जननांग कौन होता है पेड़ पौधा में? फूल होता है, फूल। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन देख रहे हैं जी, अलैंगिक पीछे पड़ चुके हैं, अब लैंगिक देखते हैं। लैंगिक जनन पुष्प में पीछे पड़ चुके हैं। पुष्प में फूल, फूल क्या है? कोई भी पेड़ पौधा का जननांग कहलाता है फूल, जननांग फूले होता है। पुंकेसर नर जननांग, स्त्रीकेसर में मादा जननांग होता है। पुष्प में दो प्रकार का जननांग होता है, जब पुंकेसर नर में होता है, स्त्रीकेसर मादा। सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लेता है, यानी कि सरसों में, गुड़हल में, पिटूनिया में कैसा लिंग है? लैंगिक जनन है। सरसों, गुड़हल, पिटूनिया कर है वैसा फूल जिसमें पुंकेसर जनन होता है, एक लिंगी कहलाता है। और वैसा फूल जिसमें दूसरा का, वैसा फूल जो स्त्रीकेसर जनन होता है उसे एक लिंगी, वो भी एक लिंगी है। माने वैसा फूल जिसमें पुंकेसर भी होगा तो एक लिंगी, स्त्रीकेसर भी होगा, एगो स्त्रीकेसर तो एक लिंगी। और वही फूल में जननांग अगर पुल्लिंग पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होगा तो द्विलिंगी कहलाएगा। द्विलिंगी में कौन कौन आएगा जब सुनिए। एक द्विलिंगी का एग्जाम्पल हो गया सरसों, गुलाब, पिटूनिया। यहाँ पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी गुलाब दे लेता जी, गुलाब और चंपा। और लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसमें भी जेका में पुंकेसर होगा एक लिंगी, वैसा फूल में जिसमें स्त्रीकेसर होगा एक लिंगी, और दोनों पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होगा तो द्विलिंगी। द्विलिंगी के सरसों, गुलाब में लैंगिक जनन से भी होता है और लैंगिक जनन से भी होता है गुलाब। सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये अलैंगिक से भी होता है, ठीक ना। गुलाब क्या होता है? गुलाब अलैंगिक जनन से भी होता है। पिटूनिया, सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये सब द्विलिंगी है। एक लिंगी में आ जाता है मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। तो द्विलिंगी में कौन कौन हो गया? सरसों, गुलाब, पिटूनिया। गुलाब द्विलिंगी भी है और अलैंगिक भी है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एक लिंगी है। देखिए यहाँ पर ये पुंकेसर है ना। देखिए फूल, देखिए ना, फूल के बड़ी वाला तो कलिका है, बड़ी वाला कली है। कली के अंदर जो लाल तरह का रहता है वो पुंकेसर है। ये पुंकेसर को तोड़ा गया है, नर होता है। क्या होता है? पुंकेसर नर में होता है, स्त्रीकेसर मादा में होता है। मादा में होता है। पुंकेसर के दो भाग, पराग कोश और तंतु कहिए। पुंकेसर के कितना भाग? दो भाग। यही पुंकेसर को बड़ा भाग करके दिखाया गया है। तो एगो परागकोश और तंतु होता है। परागकोश में पराग कण होता है, कण। यही पराग कण होता है तो पता चलता है कि नर है। तो पूछेगा पुंकेसर क्या है? दो प्रकार का होता है। पुंकेसर के दो बेटा, परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण होता है, परागकण होता है तो नर होता है, पुतंतु होता है। स्त्रीकेसर में कितने भाग? वर्तिकाग्र सबसे, ये हो गया फूल वाला हो गया परागकोश। ये हो गया वो स्त्रीकेसर में न मादा में होता है। पहला भाग वर्तिकाग्र जो चिपचिपा होता है, चिपचिपा टाइप रहता है, वर्तिका। दूसरा वर्तिकाग्र हो गया ये ला भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका हो गया। यहाँ एक अंदर बीजांड है, बीजांड कही है, अंडाशय कही है। अंडाशय या बीजांड, जब एक या एक से अधिक हो सकता है, बीजांड या अंडाशय। यही बीजांड से अंडाशय में से मादा युग्मक अंडा बनता है। मादा युग्मक यही अंडाशय में बनता है, यानी कि अंडा बनना। मादा युग्मक कहलाता है, कहाँ बनता है? अंडाशय में या बीजांड में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पुंकेसर में
परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। पुंकेसर है, इसमें परागकोश और तंतु को देखिए। परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाता है। परागकोश में परागकण होता है, इसे नर युग्म बनाता है। क्या बना रहा है? नर बना रहा है। स्त्रीकेसर में वर्तिका अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र ऊपर, वर्तिका नीचे, अंडाशय सबसे बीच में। वर्तिका अंडाशय बनाता है। अंडाशय को बीजांड कहिए, जहाँ मादा युग्म अंडा बनता है। यहीं पर अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में देखिएगा एक या अधिक बीजांड है। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण करता है। यही मादा युग्म या अंड का निर्माण करता है बीजांड में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। मतलब युग्मनज कैसे बनता है? नर प्लस मादा के युग्मको होगा, तो युग्मकों के युग्मन से, युग्मको से, को से, युग्म न से बनता है। युग्म न ज बनता है। को न ज बनता है। तो नर मादा के युग्मकों के युग्मन से बनता है युग्म न ज बनता है, युग्मनज। देखिए पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है। पुंकेसर स्त्रीकेसर मिलता है तो नया जनन होता है। या कोई के पौधा में स्त्रीकेसर होता है और कोई के पौधा में पुंकेसर होता है। अलग पौधा में स्त्रीकेसर, अलग पौधा में पुंकेसर होता है। तो हवा से उड़ते हुए आता है पुंकेसर पर, तो बन जाता है, जनन होता है। कभी कभी एक ही को पेड़ पर पुंकेसर भी होता है, एक ही पेड़ पर स्त्रीकेसर भी होता है। पुंकेसर स्त्रीकेसर होता है, जिस कारण एक ही पौधा पर जनन होता है। कभी कभी एक पौधा पुंकेसर रहेगा तो दूसरा पौधा पर स्त्रीकेसर। हवा से उड़ के बनता है जनन। उस स्थिति में ये लड़का कह रहा ना, परागकण में यही परागकोश में परागकण होता है जो नर बनता है। वही परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्म तक पहुंचता है। सवाल कर रहा है, परागकण में उपस्थित नर है, ये किस प्रकार युग्मक बनाता है बीजांड से उपस्थित युग्मक के ये दोनों अभिक्रिया करता है। कैसे? देखिए कैसे अभिक्रिया करेगा। ये परागकण जो है परागकोश में रहता है, परागकोश के अंदर रहता है परागकण रहता है। परागकण में दृढ़ बहुत मजबूती के साथ सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है। परागकण किससे घिरा रहता है? सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है, जो परागकण को सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्का भी होता है, और परागकण यही हल्का होता है। और कहाँ होता है परागकण? तो परागकण परागकोश में होता है। ये परागकोश में परागकण सुरक्षा के साथ, मजबूती के साथ इसका आवरण रहता है, ताकि सूखने से बचाया जा सके परागकण के। यह हल्का भी होता है। ये क्या होता है कि हवा से या जल द्वारा जैसे भी उड़िया कर, बह करके, है ना, या पुष्पों पर बैठने वाले कीट पतंग के पैर में भी सट जाता ही, कीटों के पैर में सट करके, चिपक करके, उसी प्रकार के या किसी अन्य प्रकार के, या इसी प्रकार के या किसी अन्य प्रकार के फूल पर बैठता है। ये बैठता है, जाता है, चाहे कीट के पैर से या जल से या बह करके या वायु से उड़िया कर, जैसे भी बह कर चल जाता है दूसरे फूल पर। और दूसरे फूल के कहाँ बैठेगा? तो ऊपर वाला भाग है तो वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है। यहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा, परागकण और पराग वर्तिकाग्र।
मादा वाला पर मिल गया होगा। अब मिल गया तो समझिए कि यहाँ पे पराग माने जनन हो गया और का। इस क्रिया को कहते हैं पराग कण था ना, तो पराग गण हो जाएगा, गण का। ये दोनों क्रिया जब मिलेगा तो पराग गण हो जाएगा, पराग गण। जब यही परागकण पुंकेसर में परागकण, जब यही परागकण यही फूल पर परागण है, यही फूल पर बढ़ जाएगा। परागण अगर एक ही पुष्प के पौधा में हो गया तो उसे कहते हैं स्वपरागण, और दूसरा फूल पर होगा तो पर परागण कहते हैं उसको। देखिए पढ़ते आगे। पुंकेसर, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। अगर पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पेड़ पर रहेगा तो पुंकेसर माने परागण एक ही पेड़ पर होगा तो स्वपरागण, और दूसरा पेड़ पर होगा तो उसे कहते हैं पर परागण। दूसरा पेड़ इधर है और इधर है, दोनों मिलेगा तो पर परागण। वही यहाँ लिखा है और का। परागकण, सामान्यतः परागण कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। परागकण में क्या होता है? दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है इसमें, और सूखने से बचाता है। यही आवरण जो है सूखने से बचाता है परागकण को। यह हवा से, वायु से, जल से या कीटों के पैर से चिपक जाता है। परागकण चिपक करके जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, चाहे एकरा पर या दूसरे पर बैठता है परागकण, तो पुष्प के वातिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाता है। पुष्प के वातिकाग्र पर ये परागण गिर जाता है। परागण गिर जाता तो जनन होता होगा। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वातिकाग्र पर हस्तांतरण परागण कहलाता है। यही परागण अगर परागकोश निकलता है, परागकोश निकलता है, अब फूल के वातिकाग्र पर बैठ जाता है तो दूसरे बैठने की घटना को कहते हैं परागगण कहते हैं, गण। इस परागकणों को अगर पुष्प के वातिकाग्र पर बैठेगा दोनों तो परागगण कहते हैं। जब यदि परागण उसी पुष्प के वातिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण। यही परागण यही फूल पर गिरेगा तो स्वपरागण, दूसरा फूल पर गिरेगा तो पर परागण। परागण उसी प्रकार के पुष्प के वातिकाग्र पर गिरेगा तो स्वपरागण, और दूसरे प्रकार के वातिकाग्र पर गिरेगा, है ना। अगर यही पेड़ के वातिकाग्र कहीं लगल है तो अगर तो उस पर गिरता है उसे स्वपरागण, और दूसरा प्रकार के वातिकाग्र पर गिरेगा, दूसरे प्रकार के पेड़ के वातिकाग्र पर गिरेगा तो उसे पर परागण कहते हैं। अगर दूसरे प्रकार पर गिरेगा तो वही है पर परागण। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वातिकाग्र पर गिरेगा तो उसे पर परागण। माने अगर यही परागण अपने पेड़ के पौधा पर वातिकाग्र पर गिरेगा तो स्वपरागण। अगर यही परागण अगर दूसरे पेड़ के वातिकाग्र पर गिरेगा तो पर परागण कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ मिलने की क्रिया को कहते हैं परगण, परागगण, गण कहते हैं। परागकण है तो गण होता है। यहाँ चित्र से दर्शा गलत देखिए, वर्तिकाग्र है, परागगण है, परागकोश है और वर्तिकाग्र है ना। देखिए यही परागगण है, कण। यही परागकण, यहाँ पर भी परागकण है, यहाँ वर्तिकाग्र है। ये परागकण अगर एक ही प्रकार का फूल पर गिरा, परागण का हुआ, एक ही प्रकार का फूल एक ही है, अपने में से अपने में चल गया, वर्तिकाग्र यहाँ है तो इसको स्वपरागण कहेंगे। इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो कैसा परागण हुआ? स्वपरागण। अगर यही फूल यही परागकोश से, यही परागकोश में परागकण है। परागकण कहाँ है? परागकोश में है, परागकोश है, परागकोश में ही परागकण है। यही परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको कहते हैं पर परागण। इस क्रिया को कहते हैं परागण। परागण में कैसा परागण?
पर परागण, गण है, गण है, और कण है से गण बन जाता है, पुष्प में परागण है। निषेचन कैसे होता है? नर मादा मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन जब हो गया तो जुग्मनज बनेगा, और जुग्मनज बनेगा तो भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण है। नर मादा के जुग्मकों के, नर मादा का जो जुग्मक रहता है, ये दोनों का मिलता है जुग्मक, तो जुग्मकों के मिलने से जुग्मन माने संजोग करने से द्वारा बनी कोशिका को जुग्मनज कहते हैं। जुग्मनज क्या है? जुग्मनज तो नर मादा का जब निषेचन होता है जो कोशिका बनता है वो जुग्मनज कहता है। जुग्मनज से भ्रूण बनता है। जुग्मनज बनाने के लिए नर मादा के जुग्मक जो होता है, नर मादा का जुग्मक, उसी के जुग्मक के जुग्मन का प्रक्रम निषेचन कहता है। नर मादा के निषेचन होता है तो जुग्मनज बनता है, तो यही जुग्मनज बन गया तो निषेचन कहेंगे, और जुग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, यही जुग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट होता है। तो नर मादा के मिलने से निषेचन होता है, नर मादा का जुग्मक मिलेगा तो निषेचन होगा, निषेचन होगा तो निषेचन हो गया तो जुग्मनज बनेगा, जुग्मनज से भ्रूण बनेगा, जुग्मनज से भ्रूण में विकसित होता है। देखिए यह हो गया अंडकोशिका, यानी कि मादा वाला है, ये है अंडकोशिका। ये अंकुरित होता परागकण। परागकण कहाँ होता है? तो परागकण परागकोश में होता है। वही परागकोश के अंदर परागकण है, यही परागकण अंकुरित होता परागकण, अंकुरित होता परागकण, अंकुरित हो रहा है परागकण परागकोश से। पराग नलिका है, ये पराग नलिका है, ये परागकण हो गया जो अंकुरित हो रहा है, ये परागकण नलिका है, इसी को बना दिया है पराग नलिका। यहाँ अंडकोशिका है, अंडकोशिका है, यही अंडकोशिका परागकण से इका है, परागकोशिका है, परागकोश से निकलता है परागकण, यही परागकण निकलते 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 पराग नलिका से निकलते निकलते जाता है कहाँ? यहाँ अंडकोशिका है, अंडकोशिका है, यही अंडकोशिका में चल गया, यहाँ अंडे है, ये है, और परागकण क्या है? नर है, क्या है? नर होता है। ये क्या है? ये मादा है। तो नर वाला परागकण पराग नलिका के द्वारा देखो पराग नलिका, तो परागकण है, तो पराग नलिका के द्वारा होते हुए अंडकोशिका मिल जाता है, और दोनों का निषेचन हो गया, इधर नर वाला इधर मादा वाला निषेचन हुआ तो जुग्मनज बन गया। जुग्मनज का बनता है भ्रूण बन जाता है, जब भ्रूण बन गया तो जनन हो गया। निषेचन, जुग्मनज, निर्माण, ये दोनों का निषेचन हो गया। और का यही फिगर यहाँ है। फल और बीज का विकास कैसे होता है? फल कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है? निषेचन के पश्चात जब दोनों का निषेचन हो गया, नर और मादा का निषेचन हो गया, तो जुग्मनज माने निषेचन का निर्माण हो गया। तो निषेचन के पश्चात दोनों के निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। जो अंडा था ना, यहाँ पे अंडा था, अभी फल में बन जाएगा अंडा। अंडाशय दोनों का निषेचन होगा तो अंडाशय का निर्माण फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाता है। जब दोनों का निषेचन होगा, नर और मादा का निषेचन होगा तो अंडाशय था, अंडाशय से फल बनेगा, अब फल बनेगा, अब शेष भाग जो बचा ये सब मुरझा कर गिर जाएगा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। परिपक्व भी हो जाएगा, यही अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज का विकास होता है। कुछ है बीज का विकास, बीज से बीजांड से बनता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। अब बीज में एक भ्रूण होता है, यही बीज में क्या होता है? एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावारण के अंदर होता है।
बीजांड से बीज बनता है। अब बीज में क्या होता है देखिएगा, बादाम के बीज देखिए, बादाम के बीज में भ्रूण होता है जो हम लोग गोटा कहते हैं या गुदा कहते हैं। यही भ्रूण सुरक्षात्मक बीजवारण के अंदर होता है ना, बीज के अंदर होता है, लेकिन सुरक्षा वाला बीजवारण होता है उसी के अंदर होता है भ्रूण। कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं। ये देख ले, बीजांड से बीज बनता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है। अब भ्रूण होता है बीज के अंदर तो सुरक्षा के साथ रहता है भ्रूण इसके अंदर, बीज के अंदर। कुछ फूल गुदेदार और रसीले होता है। कुछ फल है जी, कुछ फल ऐसा है गुदेदार भी होता है और रसीला भी होता है। और गुदेदार रसीला होता है, जैसे आम वाला गुदेदार है और रसीला भी है, सेब भी है, सेब संतरा है। पूछे कुछ गुदेदार और रसीले फल आम, सेब संतरा है। अब कुछ कठोर फल होते हैं जैसे बादाम और अखरोट, ये सब कठोर है। अखरोट फल है, यानी कि आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, बीज से बनने वाला बीजांड है, सब बीज से बनता है। बादाम भी अखरोट का बीज से बनता है। ये सब के बीजांड से बीज बनता है। इस सब में भ्रूण होता है, भ्रूण। आम में भी भ्रूण है, अंदर देखे, सेब भी देखे, संतरा भी देखे, बादाम भी देखे, अखरोट भी, इसमें भ्रूण होता है। यही फल से फल और बीज का विकास कैसे हुआ। बीजांड से बीज बनता है, अब बीज के अंदर भ्रूण होता है। ये सेब का एक भाग बादाम, सेब का एक भाग अंदर बीज है ना जी, और बादाम है, बादाम का अंदर भ्रूण है। देखिए एकरो अंदर भ्रूण होगा, खोलकैया के अंदर देखिएगा तो खोलकैया के अंदर भ्रूण होता है, यही विकसित होता है। बादाम के अंदर जो भ्रूण है ऊपर का है, सुरक्षा बीजवारण से के अंदर दबा हुआ है भ्रूण। चलते अब देखते हैं बीज प्रकीर्णन। बीज का प्रकीर्णन भी होता है, कैसे जरा सुनिए। प्रकृति में देखिएगा ना, एक ही प्रकार के पेड़ पौधा रहेगा और विभिन्न स्थानों पर उगे हुए रहते हैं। एक ही प्रकार का पेड़ पौधा है, कभी यहाँ उगेगा, कभी वो पौधा यहाँ दिखाई देगा, कभी वहाँ दिखाई देगा। बाहर भाई कैसे चल जाता है, तो क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। बीज का होता है, खेत यहाँ की खेती, यही बीज उड़ के यहाँ चल गया, ये खेत उड़ के बीज यहाँ चल गया, यहाँ चल गया। तो बीज का होता उड़ के जाता है सभी स्थान पर, अब गिर जाता है, नया पौधा उग जाता है, अब बढ़िया उगता है, एकदम स्वस्थ। उसे कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों के विभिन्न स्थान होता है, यहाँ पर के बीज विभिन्न स्थानों तक गिरने के लिए बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन में देखिए, जंगल में या खेत में देखेगा, या फिर उद्यान में देखेगा, वहाँ में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देगा। वन, खेत या फिर उद्यान में आप टहलते हैं तो कभी कभी आप अपने फल में बीज चिपक जाता है शरीर में, तो चिपक जाता है, जहाँ न जाएगा गिर गया तो वहीं जम गया। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग गए। आपके विचार में परिस्थिति में क्या होगा? कह रहा है कि वहाँ नवोद्भिद मतलब कि नया पौधा उगेगा। जैसे यहाँ पेड़ उगा, यहीं पर ये सब पेड़ को उग करके यहाँ पेड़ का जो बीज है सब एक ही जगह गिर गया, तो बहुत सारा यहाँ पौधा उगेगा। तो यहाँ पर बहुत खजा के पौधा उगेगा, तो यहाँ बढ़िया से सब पौधा का न धूप मिलेगा, न जल मिलेगा, न धूप मिलेगा, न खनिज मिलेगा, है ना, न बढ़िया सा स्थान मिलेगा उगने के लिए। इसलिए यहाँ कंपटीशन होता है, यानी कि स्पर्धा होता है, जिस कारण यह पौधा विकसित नहीं होता बढ़िया से। बस इतना ही है। पौधों के बीजों का प्रकीर्णन से लाभ होता है। अगर पौधा का बीज का प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन मतलब कि एक बीज उड़ के यहाँ गिर गया, कहीं जा गिर गया, उससे लाभ होता क्या?
कोई पौधा मान लीजिए कि यहाँ से उड़ के यहाँ है, तो यहाँ अकेले उड़ एगो बीज आया, यहाँ जम गया, तो यहाँ हर चीज़ इसको मिलेगा, धूप भी बढ़िया मिलेगा, जल भी बढ़िया मिलेगा और खनिज भी मिलेगा बढ़िया इसको, इसलिए अच्छा पौधा उगता है। यही है और का कुछ नहीं है। वही पौधा जब उड़ करके जाता है तो अपने क्षेत्र में विद्युत होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में पकड़ बनाने में समर्थ है। मैंने देखिए उड़ने वाला पौधा कौन है, देखिए बीज, इसका आवरण में बीज है, बीज हल्का है ना, यहूँ बीज देखिए इसका आवरण में बीज है, हल्का है। ये पंख है, ये भी पंख है, पूरा पंख है, ये पंख है। पहला सहजन डोमेस्टिक का बीज है, सहजन डोमेस्टिक का बीज है। दूसरा द्विफल मैपिल का बीज है, द्विफल, दो गो फल है, मैपिल का बीज है। डोमेस्टिक सहजन उड़ के गया दूसरी जगह उग जाएगा, इसको कहते हैं प्रकीर्णन की घटना। प्रकृति में पादप के माने पेड़ पौधा के फल और बीजों का प्रकीर्णन, फल का भी प्रकीर्णन या बीज का भी प्रकीर्णन होता है। कैसे? पवन से माने हवा से, जल से उड़िया करके, जल से बहकर, पवन से उड़िया करके, जंतु में सट करके द्वारा होता है ना। सहज और डोमेस्टिक, सहजन और डोमेस्टिक ये वाला है। और द्विफल मैपिल, जैसे पादप के पंखयुक्त बीज होते हैं, ये दोनों का पंखा वाला बीज होता है, उड़िया के चल जाता है हवा से एक जगह दूसरी जगह, और प्रकीर्णन हो गया बीज का, तब फल दूसरी जगह पौधा हो गया। पंखयुक्त बीज होते हैं घासों के हल्का बीज अथवा आक मादर के रोमयुक्त बीज, और सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज। घास के हल्का बीज होता है ना, घास के भी हल्का बीज, या तो फिर आक मादर के रोमयुक्त बीज। आक मादर का जो रोम जैसा, आक मादर के बीज देखिएगा रोमा जैसा रहता है, वो रोमयुक्त बीज। और सूरजमुखी के भी रोमयुक्त बीज। आक मादर कहिए या सूरजमुखी कहिए, दोनों का रोमयुक्त बीज है। और घास का हल्का बीज, ये सब के फल होता है। ये फल पवन के साथ उड़ करके सूर्य में दूर स्थान पर चले जाते हैं। ये देखिए सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल है, इस सूरजमुखी के रोमयुक्त फल है। मादर आक के रोमयुक्त बीज है, ये बीज है, मादर आक के रोमयुक्त बीज है। ये दोनों का होता है घास के हल्के बीज या आक माने मादर के रोमयुक्त बीज है। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल, ये क्या होता है, फल इस पवन के साथ उड़ करके दूर स्थान तक चल जाता है। कुछ भी जल के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। पवन के साथ उड़ने वाला कौन कौन हो गया? ये दोनों हो गया सहजन डोमेस्टिक, द्विफल मैपिल, और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल, मादर आक या रोमयुक्त बीज, या घास का हल्का बीज, सब हवा से उड़ने वाला है। कुछ बीज ऐसा होता है जो जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी या तंतुमय होता है। जल के द्वारा जब प्रकीर्णन होगा बीज, तो उसके आवरण जो होता है, आवरण स्पंजी टाइप दिखा देगा। आवरण जल के में बहने वाला बीज स्पंजी या तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन तैरते करते हैं। स्पंजी या तंतुमय क्या होता है? ताकि पानी में तैर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल के बीज देखिएगा स्पंजी तंतुमय है, ताकि पानी में तैर सके, और नारियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बह के जम भी जाता है। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है, विशेष रूप से कांटकी कांटेदार बीज होता है जंतु द्वारा। अब कांटकी कांटेदार रहेगा तब ना जंतु पे फंस जाएगा, तो जाके एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा। उसमें बीज में हुक जैसी संरचना होता है, जिससे बीज जंतु के शरीर
में चिपक जाएगा और दूर स्थान तक जा गिर जाएगा, ऐसा होता है। देख लीजिए उदाहरण के लिए यूरेन और जैंथियम। यूरेन और जैंथियम का बीज जंतु में मानव में सड़ के दूसरा स्थान तक चला जाता है, अब जम जाता है। जैंथियम का एग्जाम्पल जैंथियम है, ये जैंथियम है, यूरेन या जैंथियम। कुछ पौधे के फल झटके के साथ, देखिएगा फल जो है, कुछ पौधा का फल झटके के साथ फट जाता है, जिसके अंदर के जो बीज होता है प्रकीर्णन से फटने के कारण प्रकीर्णन हो जाता है, और बीज जो है फट गया तो जनक पौधा से दूर जा गिरेगा। जहाँ पौधा था जनक उसका बाप, वो दूसरा जगह जाकर के गिरेगा। जनक माने जब बाप के पौधा से दूर जाकर गिरता है। जैसे एरेंड हो गया, माने एड़ी का बीज देखिए, लेणी कहते हैं, लेणी का बीज एरेंड, और बालसम ये सब झटके से फटने वाला बीज है और दूसरे जगह जाकर उग जाता है। तो हम लोग इसमें लैंगिक जनन के बारे में देखें। प्रमुख शब्द है क्या जरा सुनते हैं। अलैंगिक जनन जो बीजाणु से नहीं होता है, बीज से नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक में बीजाणु से होने वाला भी कुछ है जो पीछे पड़े हैं। मुकुलन से भी होने वाला विधि देखें, भ्रूण से भी देखें। भ्रूण जो है नारियल, आम, बादाम में। प्रकीर्णन के द्वारा देखें, प्रकीर्णन से होने वाला तो कौन कौन देखें। प्रकीर्णन से देखें हम लोग सहजन, डोमेस्टिक, द्विफल, मैपिल, हवा से उड़ने वाला सब है। गेहूँ से हवा से उड़ कर जाता है। सूर्यमुखी के रोमयुक्त फल, मादा राग के रोमयुक्त फल और घास के बीज फल। अब पानी में बहकर नारियल वाला देखें। और तो और जंतु में सट करके जैंथियम देखें, यूरेनी और जैंथियम और एरंड और बालसम जो है, इसका फल अचानक फटने से फैल जाता है। निषेचन देखें, खंडन देखें, निषेचन देखें, खंडन देखें। खंडन विधि से भी देखें। जुग्मक देखें, जुग्मक है ना, निषेचन कहते हैं एक तरह से। जब दो नर और मादा मिलते हैं, नर मादा के जुग्मक को कहते हैं जुग्मक। बीजांड देखें, बीजांड, परागण है। जब परागण का होता है, परागकण जब वर्तिकाग्र पर मिलेगा, परागकण आकर के परागकण वर्तिकाग्र से मिलेगा तो इस घटना को परागकण कहते हैं। लैंगिक जनन, बीजाणु देख लिए, बीजाणु धानी देख लिए, परागकोश देख लिए, कायिक प्रवर्धन, जुग्मनज, परागकण, यही कण जाकर मिलता है वर्तिकाग्र से तो बनता है परागकण। जब एक ही को पौधा पर होगा परागकण तो उसे 100 परागण दूसरे पौधा पर जाकर मिलेगा, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र से मिलेगा तो उसे कहते हैं पर परागण। स्त्रीकेसर, पुंकेसर। सभी जीव अपने ही किस्म के, मतलब अपने ही प्रकार के, अपने ही की तरह बनाए रखने के लिए जनन करते हैं या गुणन करते हैं। तो बिल्ली बनना चाहता है तो जनन करता है, तितली बनना चाहता है जनन करता है, गाय है तो गाय बनना चाहता है, जनन या गुणन करते हैं ताकि अपने प्रकार के किस्म का बनल रहे। पादप में जनन, पादप में कहाँ, तो पुष्प में जनन होता है। जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है पुष्प में। अलैंगिक जनन जो है ये विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन से होता है। अलैंगिक जनन खंडन भी देखे पीछे, मुकुलन भी देखे, बीजाणु भी देखे और कायिक भी देखे। 1 2 3 4 प्रकार के अलैंगिक जनन से होता है, जिसमें बीज के नहीं है ना, बीज नहीं होता इसमें। लैंगिक जनन जो होता है इसमें बीज की जरूरत होता है, नर मादा दोनों की जरूरत पड़ता है। लैंगिक जनन में नर मादा जुग्मकों का जुग्मन बनता है। नर मादा का जो जुग्मक होता है, जुग्मक से जुग्मन बनता है। यही जुग्मन को जुग्मनज कहते हैं।
कायिक पौधन में पतिया, तना, मूल जैसे कायिक भाग से नए पात्र पे उगते हैं। कायिक देख रहे ना, कायिक पौधन से पतिया आता है, तना आता है, मूल आता है। यही पतिया, तना, मूल है, कायिक पौधन है। यही इसी के पत्ती के कायिक से या तना के कायिक से या मूल के कायिक से, कायिक भाग से नए पेड़ पौधा उग जाता है। तना के बारे में देख रहे हैं, अदरक देखे, आलू देखे। मूल के बारे में देखे, शकरकंद था, शकरकंद। पत्ती के बारे में देखे, ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे कलिकाएं स्थित है। ब्रायोफिल्म की पत्ती है, किनारे कलिका है। यही कलिका से बन जाता है नया नया पौधा, जन्म लेता है। अलैंगिक जनन है सब, जैसे कैक्टस के पौधा भी देखे, ये पत्ता से है। अलैंगिक जनन के कितने बेटे? कायिक पौधन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। कायिक पौधन है अलैंगिक जनन के पहला बेटा है कायिक पौधन। इसका भी 3 भाग बढ़ जाता है, तना, मूल, तना, पत्ती, कली। 1 2 3 4 भाग बढ़ जाता है। मूल माने जड़, तना, पत्ती, कली। मूल में आ जाता है, जड़ में आ जाता है कौन कौन? शकरकंद हो गया। जड़ में आ जाएगा कुछ पादप की जड़, मूल भी, जड़ के भी मूल भी, जड़ मूले भी नए पादप को जन्म देता है। जैसे शकरकंद देखे या डालिया देखे, डालिया डहलिया कहते हैं, सब जड़ से है ना, जड़ से है, अलैंगिक जनन है। पत्ता के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टान, चट्टा बोलते हैं। ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा, यही ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा। और कैक्टस भी देख रहे हैं ना। तने द्वारा देखना है तो तना द्वारा हो गया आलू, और ये क्या है? अदरक। आलू और अदरक तना द्वारा विकसित होता है। तना के द्वारा देखिए यहाँ पे भी है गुलाब भी, गुलाब के तने के कलम से जनन, गुलाब भी तना से होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कायिक लैंगिक जनन में नर मादा के युग्मक होता है, उसी के युग्मक का युग्मन होता है लैंगिक जनन में। कायिक पौधन में पत्ती, तना, मूल जैसे कायिक भाग आते हैं, उसी से नए पादप उगते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। फूल जो है, फूल पेड़ पौधा का जनन अंग कहलाता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। स्त्री कैसे जब भी हो पुष्प में होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर होगा एक लिंगी में, न तो फिर मादा जनन होगा, दोनों से कोई एक होगा। द्विलिंगी में नर मादा दोनों का जनन अंग होता है। नर युग्म परागकणों के अंदर और मादा युग्म बीजांड में पाया जाता है। नर युग्म कहाँ रहता है? परागकण के अंदर होता है। कहाँ रहता है? परागकण के अंदर होता है, यही नोरिया का जाता है। और परागकण रहता है परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर परागकण, यही परागकण के अंदर होता है नर युग्मक। मादा युग्मक बीजांड के अंदर होता है, पीछे पड़ चुके हैं। देखिए परागकोश के अंदर परागकण, परागकोश परागकण के अंदर नर युग्मक होता है। और स्त्रीकेसर में होता है बीजांड, और बीजांड होता है तो इसी में मादा युग्मक होता है। अब अंडा यही होता है मादा युग्मक बीजांड में। कहाँ थे हम लोग? नर युग्म परागकण के अंदर होता है, मादा युग्म कहेगा तो बीजांड में पाया जाता है। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प या किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों के हस्तांतरण के प्रक्रम को परागगण कहते। गण कर है ना, कोई परागकण रहता है परागकोश के अंदर रहता है परागकण। यही परागकण अगर नर वाला ही है, और स्त्रीलिंग वाला है। ये परागकण उड़िया करके स्त्री वाला वर्तिकाग्र पर चलेगा, वर्तिकाग्र पर चल गया तो यहाँ से उड़िया के यहाँ चल गया तो इसको परागगण कहते। गण। अगर यही
परागण भी दो प्रकार होते हैं। ये भी उड़ने का तरीका दो तरह से है। यही परागण अपना ही पेड़ पौधा के वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो उसे स्वपरागण। परागण भी दो प्रकार होता है, स्वपरागण और पर परागण। अपना ही परागण अपना ही पेड़ पौधा के वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो स्वपरागण। ये परागण दूसरे पेड़ पर जाएगा वर्तिकाग्र पर तो इसे पर परागण कहते हैं। बस वही चीज लिखा है। और का परागण जो होता है, ये परागण चाहे वो ये परागण से दूसरे वर्तिकाग्र पर जाएगा तो फिर से कि पवन से जाएगा, जल से, कीटों द्वारा, जंतु के द्वारा भी हो सकता है। पवन, जल, कीटों द्वारा। नर मादा युग्मकों को युग्मन निषेचन कहता है। नर मादा का युग्मक होता है, उस युग्मक का युग्मन होता है, उस युग्मक को निषेचन कहते हैं। निषेचन जब हो जाएगा तो नर मादा के युग्मक बनते हैं। युग्मन से युग्मनज कहलाता है, वो निषेचन कहलाता है। उसको निषेचन अंड युग्मन कहलाता है। यही निषेचन क्या कहलाता है? अंड युग्मनज कहलाता है। अंड युग्मनज से जब अंड युग्मनज बन गया तो भ्रूण का विकास होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल बन गया तो समझिए कि परिपक्व अंडाशय है। यानी फल अंडाशय का, फल का निर्माण अंडाशय से है, वो भी परिपक्व अंडाशय। जबकि बीजांड कहेगा तो बीज में विकसित होता है। बीजांड बीज में विकसित होता है और बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीज में दो चीज है, बीजांड भी और विकासशील भ्रूण भी होता है। बीजों का प्रकीर्णन, यही बीज का प्रकीर्णन पवन से भी हो सकता है, जल से, जंतु से हो सकता है, या कीटों द्वारा भी हो सकता है। पवन, जल, जंतु पीछे पड़ जाएगा। बीज प्रकीर्णन जब हो जाता है एक जगह, बीज प्रकीर्णन मतलब क्या है? ये वाला बीज उड़ कर अगर चल गया, उड़ कर, चाहे वह पवन से, जल से, जंतु से जाए, पवन, जल, जंतु से, तो अगर यही बीज उड़ करके यहाँ से यहाँ कहीं छितरा जाए, उड़िया जाए, जैसे भी, उसे प्रकीर्णन कहते हो। एक बीज दूसरे जगह जाकर गिर जाता है तो वहाँ पेड़ पौधा उगता है तो उसे कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन। अगर ये बीज अगर यहीं सब गिर जाता, मान लेते हैं कि कोई बीज है, इसमें सब टूट के यहीं गिर गया, यहाँ बहुत खाजा माने उगेगा पौधा। तो जब पौधा उगेगा तो जाहिर सी बात है कि जब बीज का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर हो रहा है, कहाँ? एक ही स्थान पर हो गया, सब गिर के बीज लद यहीं गिर गया। एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या के वृद्धि को रोकने पेड़ पौधा उगेगा, पेड़ पौधा उग तो रहा है लेकिन अधिक संख्या में होगा, इसलिए वृद्धि को रोकेगा। ये वृद्धि नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश बढ़िया से नहीं मिलेगा तो कैसे वृद्धि होगा। दूसरा, सूर्य के प्रकाश जल और खनिज के लिए स्पर्धा के कम करने, है ना, और नए आवासों का अधिग्रहण में सहायक होता है। नया आवास घर भी नहीं मिल पाएगा। इससे बीज के प्रकीर्णन से क्या होता है कि एक ही स्थान पर पादप अधिक संख्या की वृद्धि को रोका जाता है। एक ही स्थान पर अधिक पेड़ पौधा न मिलेगा, यहाँ पर उड़ के चल के कहाँ एगो मिल गया, यही रहता है एगो पेड़ पौधा। सूर्य के प्रकाश जल और खनिज के लिए स्पर्धा कम होगा। सूर्य का प्रकाश भी आराम से मिल जाएगा, कंपटीशन न होगा, और जल खनिज भी मिलेगा, कंपटीशन होगा। नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। नया आवास, नया घर बन जाएगा, इसको आराम से रह सकता है। यही फायदा है उसका बीज का प्रकीर्णन से। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन के प्रक्रम को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जनक पादप के कायिक भाग से उत्पन्न होगा तो कायिक प्रवर्धन कर देंगे। जनक पादप के कायिक भाग से नया पेड़ पौधा उगेगा तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे पुष्प को, फूल को, जिनमें केवल नर या मादा रहेगा, जननांग रहेगा, एक लिंगी कहेंगे, और जो दोनों रहेगा तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। पराग कणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित का परागकण कहते हैं। जब परागकोश से निकलेगा और दूसरे वर्तिकाग्र पर जाएगा उसे कहते हैं परागकण। कौन जाएगा? परागकण जाएगा।
कहाँ से परागकोश निकलेगा, परागकण उड़ के जाएगा वर्तिकाग्र पर। इस घटना को कहते हैं परागकण उड़ना, वर्तिकाग्र पर आ जाना, ये सब परागकण हो गया। परागकण से हो गया गण। नार और मादा जुग्म का जुग्मनज कहलाता है, अंड जुग्मनज कह सकते हैं। नर मादा जुग्मकों का जुग्मनज कहलाता है। बीज प्रकीर्णन पवन से भी होता है, जल से भी, जंतु से, तीनों से होता है। बीजों का प्रकीर्णन जल, जंतु, पवन, जल, जंतु। न देखे बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल, जंतु। अलैंगिक जनन के बारे में देखते डिटेल से पढ़े मतलब मिलान करना है। कली या मुकुल, तो कली मुकुल देखे अभी हम लोग। कली मुकुल ईस्ट में होता है, ईस्ट में कली से मुकुल से कर सकते हैं। मुकुलन या कली खाते इसको कली भी बोल सकते हैं। ईस्ट में होता है मुकुलन या कली विधि द्वारा। ईस्ट क्या है, एक कोश का जीव है। 1 घंटे के बाद इसका पानी दे दिया जाए, पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाए, 1 घंटे के बाद अपना वृद्धि करने लगता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बहुत छोटा दिखाई देता है। ये है ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन हुआ। देखे ये टूटने लगा, टूटते टूटते अलग हो गया, टूटे और अलग हो गया। मुकुलन कली या मुकुल विधि द्वारा होता है ईस्ट के द्वारा। आँख होता है, आँख आलू में होता है, आलू में। खंडन देखते हैं, खंडन होता है आपको स्पाइरोगायरा में होता है, खंडन विधि से। देख खंडन विधि से होता है स्पाइरोगायरा। एक सवाल है जो खंडन विधि से टूट रहा है, तो खंडन विधि देखें। स्पाइरोगायरा एक सवाल है, कीचड़ में रहता है। पंख किस में होता है, पंख मैपिल में होता है, मैपिल में। देखे सहज डोमेस्टिक, द्विफल, मैपिल, इस सब का पंख वाला चीज है। देखिए पंख है, अब बीज यहाँ पर लगा है। सूर्यमुखी के रोम युक्त फल है, ये रोम कहेगा तो सूर्यमुखी में। मादर या आँख कहता है, इसको रोम युक्त बीज है। सूर्यमुखी फल है लेकिन रोम वाला। मादर या बीज है रोम वाला। ये सूर्यमुखी मादर होगा, यानी कि मादर आँख, रोम है इसमें। देख रहे रोम है। तो पंख में देखे हम लोग, मैपिल देखे। बीजाणु डबल रोटी के फफूंदी देख रहे हैं, बीजाणु के द्वारा होता है ना। डबल रोटी की फफूंदी बनता है कवक द्वारा। आकाश में बहुत सारा बीजाणु उड़ रहा है कवक पे, वही कवक के बीजाणु उड़ते हुए डबल रोटी पर बैठ जाता है। और गुलाब देख रहे हैं, गुलाब क्या है, तना का भाग है। पादप का जनन भाग कहलाता है फूल। फूल तो है जनन भाग। पत्ती, तना, मूल क्या है, इकाई प्रवर्धन है। सब पीछे पढ़ चुके हैं। नर मादा जुग्मन का प्रक्रम कहता है। नर मादा का जुग्मक होगा तो जुग्मन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या जुग्मनज कहते हैं। जुग्मन से निषेचन बनता है, निषेचन से भ्रूण बनता है उनका। परागण तो नहीं रहेगा। परागण तो भाई एक परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इस घटना को परागण कहते हैं। जनन तो भाई बच्चा जन्म लेना चाहिए। बीज का निर्माण परिपक्व होने पर नर और मादा के जुग्मन का निषेचन करते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय क्या होता है, परिपक्व होने पर अंडाशय फल बनता है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है फल में विकसित होता है। अंडाशय कन्वर्ट होगा फल में। अंडाशय फल में देखे, परिपक्व अंडाशय होगा तो फल में। ये अंडाशय के अनुर बीज बनेगा। अंडाशय से बनेगा बीजांड, बीजांड बनेगा फल में। अंडाशय फल में, बीजांड फल में। ये भ्रूण में होना चाहिए, बीजाणु है, बीजाणु पर। अंडाशय के अनुसार बीजांड है। देखिए तो फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजांड बीज में नहीं, ठीक। यही बीज में विकासशील भ्रूण होता है।
चलिए बात है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। फल में बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन है? कौन सा बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है जो बीजाणु को उत्पन्न करता है? डबल रोटी का फफूंद है। डबल रोटी का फफूंद जो कौ उड़ते रहता है बीजाणु, और डबल रोटी का फफूंद पर बढ़ जाता है, बीजाणु के द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जन्म करता है वह पत्ती के द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म पत्ती के द्वारा जन्म करता है। ब्रायोफिल्म किनारे का काई का रहता है ब्रायोफिल्म के, यही से जन्म लेता है पत्ती द्वारा, यही ब्रायोफिल्म है। पत्ती ब्रायोफिल्म के पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, पत्ती पर कलिका होता है, इसी से जन्म लेता है जनन, पादप नए कोशिका का जन्म होता है। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में देते हैं, माने बिल ऑफ राइट। राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता है? राइट